नमस्कार दोस्तों, जीएस कॉन्सेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में पढ़ा था, आज के वीडियो में हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे अथवा भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम अथवा भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसलिए इसे जाना जाता है क्योंकि यह अधिनियम जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसीलिए इन दोनों के नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का उन्नीस सौ 9 का अधिनियम जो है अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1909 में पारित किया गया था। अर्थात यह अधिनियम जो है अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1909 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था लाने का, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य 1892 के भारत परिषद अधिनियम के दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति अथवा भारत में बढ़ते उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न स्थिति का सामना करना था। अर्थात इस अधिनियम का लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था 1892 के भारत परिषद अधिनियम को दोषों को दूर करना तथा भारतीय राजनीति अथवा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से उत्पन्न जो भी स्थिति थी उसका सामना करना था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात भारत में जो है कांग्रेस के जो भी उग्रवादी नेता थे और वो अनुनय विनिमय का काम करते थे। अर्थात ब्रिटिश सरकार के समक्ष वह जो भी सुधार करना चाहते थे उसको एक प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष रखते थे और उसी के अनुसार वह बोलते थे कि इसमें ये सुधार होना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात इसमें कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो इन उग्रवादियों से सहमत नहीं थे। अर्थात कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे उनसे ये लोग सहमत नहीं थे। इनका मानना था कि हमको केवल अनुनय विनिमय से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। इसी के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है यह अधिनियम पारित किया गया था। इस संदर्भ में यह पृष्ठभूमि देखेंगे कि इस अधिनियम में जो लाने का पृष्ठभूमि था, तो इन सुधारों की पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार की इच्छा थी कि कांग्रेस के नरमपंथी अथवा उग्रवादी नेताओं को खुश कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को मजबूत करके उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 1919 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। अब हम जानेंगे कि इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रावधान क्या क्या थे। तो इसमें हम देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत जो है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, किंतु प्रांतीय विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या समान नहीं थी, यह विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। जैसे मान लीजिए कि बंगाल, मुंबई, मद्रास एवं उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य थे इनमें सदस्यों की संख्या अधिक थी, जबकि छोटे प्रांतों में इनकी संख्या कम थी। इसके अतिरिक्त इसके अधिनियम के द्वारा जो है व्यवस्थापिका में अर्थात जो भी विधायिका थी परिषद थी, प्रांतीय परिषद अथवा केंद्रीय विधान परिषद, इसमें जो सदस्यों को जो प्रकार था वह 4 प्रकार हो गया। जैसे ये प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि ये 4 प्रकार कौन कौन से थे। तो इन 4 प्रकारों में पहला था कि एक पदेन सदस्य होता था, एक प्रकार था। दूसरा जो था वह मनोनीत सरकारी सदस्य होता था। तीसरा जो था वह मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होता था और चौथा जो था वह निर्वाचित सदस्य होते थे। तो इस तरह से व्यवस्थापिका में जो है 4 प्रकार के सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य एवं चौथा निर्वाचित सदस्य। अब हम आगे जानेंगे कि अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया था। तो इस अधिनियम का दूसरा प्रावधान यह था कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत को बनाए रखा गया। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, गैर सरकारी सदस्य लिखा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे। इसमें जो है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों को बहुमत रखा गया, किंतु प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत होने की अनुमति थी। अर्थात प्रांतीयों में जो परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता था, इसकी छूट प्रदान की गई थी।
इसके द्वारा जो है केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि की गई। यह अगला प्रावधान था कि दोनों में जो है दोनों जगह के जो विधान परिषदें थी उनकी सदस्यों को शक्ति में वृद्धि की गई। अब यह वृद्धि जो है इस माध्यम से की गई कि जो भी सदस्य थे वो बजट पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकते थे और बजट से संबंधित उस पर जो भी प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिया गया, मतलब इसमें कम या ज़्यादा करने या किसी चीज़ के विरोध में वो प्रस्ताव ला सकते थे तथा लोकहित के मामलों में चर्चा कर सकते थे एवं अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। यह ध्यान देने योग्य बात है ये है कि इसका अधिनियम के द्वारा जो है बजट के संदर्भ में जो प्रस्ताव लाने का अधिकार दिया गया एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार दिया गया, यह पहले के अधिनियम में शामिल नहीं था। तो इस संदर्भ में जो है यह थोड़ा उदार था और सदस्यों के शक्ति में जो वृद्धि की गई। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला कि बजट से संबंधित जो भी प्रस्ताव था वो ला सकते थे, या पहले प्रावधान नहीं था। पहले प्रावधान केवल बजट पर सदस्यों द्वारा विचार प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन उससे संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। लोकहित के मामलों पर चर्चा कर सकते थे, या पहले भी उन्हें अधिकार प्राप्त था, लेकिन उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन इसके तहत यह अधिकार भी इन सदस्यों को प्रदान कर दिया गया। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। तो अगला प्रावधान यह है कि इसके तहत जो है भारतीयों को जो है अर्थात भारतीय जो भी सदस्य थे उनको विधि निर्माण एवं प्रशासन दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अर्थात भारतीय जो है वह प्रशासन तथा कानून के निर्माण में उनके प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। अर्थात इस संदर्भ में वो शामिल हो सकते थे। इसी व्यवस्था के तहत पहली बार भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इसमें 2 नाम हैं जो इंग्लैंड में भारतीय परिषद में शामिल थे। जैसे भारतीय सदस्यों में से एक केसी गुप्ता तथा दूसरा सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। ये इंग्लैंड में स्थित भारतीय परिषद में नियुक्त किए गए थे, जबकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारत के वायसराय की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इस तरह से 2 जो सदस्य थे वह इंग्लैंड में स्थित परिषद में शामिल किए गए एवं एक सदस्य जो थे वह भारत में वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किए गए। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अगला क्या प्रावधान था। अगला जो प्रावधान था, इस अधिनियम के तहत भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया गया। फिर देखेंगे और इसके तहत क्या किया गया, ये जो है व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात प्रोफेशनल एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो अपनाया गया, इसके तहत जो है निर्वाचन के 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इस निर्वाचक मंडल से तात्पर्य था कि पहला वर्ग था जो निर्वाचक मंडल था वह साधारण वर्ग के लिए था, दूसरा वर्ग विशेष के लिए था और तीसरा जो समूह था वह विशेष था। तो इस तरह से 3 निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और इसी के तहत उसका निर्वाचन होता था। अब हम आगे जानेंगे। तो अगला प्रावधान इस संदर्भ में इस अधिनियम के तहत यह एक प्रमुख प्रावधान था जिसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया और इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है सांप्रदायिकता को या सांप्रदायिक निर्वाचन को वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस तरह से इस व्यवस्था में जो है प्रदान कर दिया गया अर्थात मुसलमानों के पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इसमें एक विशेषता यह थी कि इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव था वह मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, अर्थात दूसरे वर्ग के समूह जो है इनको मत देने का अधिकार या इनको चुनने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार इस अधिनियम ने जो है सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और इसी कारण जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के रूप में जाना जाता है। अर्थात लॉर्ड मिंटो को जो है यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे कि लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है और इसी लिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया था और एवं उसको वैधानिकता भी प्रदान की थी, अर्थात उसको कानूनी दर्जा भी दिया गया था। इस तरह से जो है अंग्रेजों ने भारत में
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों में जो है भेद करने के लिए एवं दूसरों में कटुता को बढ़ाने के लिए सांप्रदायिकता को आधार बनाकर, ताकि दोनों वर्ग समूह में जो है एकता न बने, इसी आधार पर जो है उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दी और इस तरह से फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जो कि हमेशा तो इस तरह फूट डालो और राज करो की नीति जो है अपनाई गई, ताकि हिंदू और मुस्लिम में जो एकता थी उसको तोड़ा जाए और इस दोनों को लड़ाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा इन पर शासन करना था। तो अब देखते क्या है कि पृथक निर्वाचन मंडल के संदर्भ में जो है एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस संदर्भ में जो लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो यह स्टेटमेंट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न में से किसके द्वारा यह कथन कहा गया था, या निम्न में से यह किसका कथन है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। तो हम लोग याद रखेंगे यह कथन जो है लॉर्ड मिंटो का है और इन्होंने लॉर्ड मार्ले को संदर्भित करते हुए यह कथन लिखा था। इसे हम लोगों के भारत परिषद अधिनियम के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।